जय हिंद। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 3 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर है यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला हॉकी क्लब इस जो भारत देश का पहला हॉकी क्लब था कोलकाता में 1885 में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो कोलकाता में 1885 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि ढाकन के पठार का आकार कैसा है। तो ढाकन के पठार का जो आकार है कैसा है, एक त्रिभुजाकार है या और ढाकन का पठार पश्चिमी और दक्षिण भारत में स्थित है। त्रिभुजाकार आकार का है और यह पश्चिमी और दक्षिण भारत में स्थित है ढाकन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि राइका जनजाति किस राज्य में रहती है। तो राइका जनजाति भारत के राजस्थान के जयपुर और जोधपुर के संभाग में पाई जाती है, जो राइका के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी इस जनजाति को राइका भी कहा जाता है। हरियाणा और पंजाब में भी इस जनजाति को राइका जनजाति कहा जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति, याद रखना, भील जनजाति भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। कहाँ? तो भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका देश की, याद रखना, श्रीलंका देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो श्रीलंका देश की सबसे बड़ी जनजाति सिंहली जनजाति है। याद रखना कौन? तो सिंहली जनजाति श्रीलंका देश की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राभा जनजाति किस राज्य में से संबंधित है। तो राभा राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो कोच लोग पश्चिमी बंगाल और असम को कुछ जिले में राभा जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल और असम के कुछ जिले में राभा जनजाति के नाम से जाने जाती है। राभा जनजाति ऐसे पाया जाता है बंगालों के और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। या इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है कि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को भारत के 26वें नौसेना के प्रमुख रूप में कार्य संभाला। इन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। या इससे पहले 25वें नौसेना के प्रमुख कौन थे। तो हरि कुमार का स्थान लिया है। कौन लिया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट था यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के रचना किए थे। इसके अलावा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज ने भारत में जाति व्यवस्था को खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके लिए किया गया था। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किए थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और भारत में महिला की शिक्षा के अग्रणी थे। इनकी पत्नी का नाम था क्या था। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले, जो भारत में महिला को शिक्षा की अग्रणी करने वाली महिला बनी थी। और इसके अलावा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने 1851 में पुणे में, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो सावित्रीबाई फुले ने 1851 में भारत के पुणे में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। तो प्रथम कन्या विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया। तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1851 में किए थे पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि फ्लूट की को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्लूट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो राइट समझिएगा बांसुरी कहा जाता है। यह बांस का बना हुआ होता है। बांसुरी किसका बना होता है। फ्लूट तो जिसे बांसुरी बोला जाता है वो बांस का बना होता है। प्रसिद्ध बाज है जो मुंह से फूकर बजाया जाता है। बांसुरी किससे बजाया जाता है। तो मुंह से फूकर बजाया जाता है। मुरली वंशी बांसुरी, यह सब मुंह से फूकर बजाया जाने वाले यंत्र हैं जो बांस से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित है। तो उन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित है। तो याद रखना किराना एवं बनारस घराने से संबंधित है। किराना एवं बनारस घराने के मिश्रित ठाकुर के गायक थे। जो उन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित है। किराना एवं बनारस घराने से संबंधित है। जो मिश्रित ठुमरी गायक थे, कौन गायक थे। उन्नूलाल मिश्र तो ठुमरी गायक थे जो किराना और बनारस घराने से संबंधित थे। लखनऊ घराने से किसका संबंधित है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि लखनऊ घराने से किसका संबंधित है। तो बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे।
उन्हें सूर सिंगार संसद के शिरोमणि पुरस्कार जैसे सम्मानों में भी नवाजा गया है। याद रखना, उन्नूलाल मिश्र को शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। भारत का तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान मिला है और पद्म भूषण से उन्हें 2005 में सम्मानित किया गया था उन्नूलाल मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि ओलंपिक में पदक जीतने में प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने में प्रथम भारतीय महिला पहलवान थी साक्षी मलिक। कौन? तो साक्षी मलिक थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान। इसके अलावा यहाँ से और पूछा जाएगा कि मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 ओलंपिक में कुश्ती का कांस्य पदक जीता था। कब जीते थे? तो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक 2016 में जीती थी। महिला कौन सी, किस चीज से संबंधित थी साक्षी मलिक? तो कुश्ती की लड़ती थी साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है? तो मैक्सवेल का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है जो प्रकाश के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को परासरशील तरंग है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत के चुंबकीय सिद्धांत जो है प्रकाश के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रसारशील के तरंग पर आधारित है। मैक्सवेल का सिद्धांत है जो, याद रखना। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युधारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युधारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे किसने किए थे? तो ओस्टार्ड। याद रखना, ओस्टार्ड ने खोज किए थे विद्युधारा के चुंबकीय प्रभाव का। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युधारा के चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? तो विद्युधारा के चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने थे? तो फाई राइडे ने। याद रखना, फाई राइडे ने विद्युधारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बरौनी गति का नियम किसने दिया था? तो बरौनी गति का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट बरौन ने बरौनी गति का नियम दिया था। इसके अलावा केंद्र का भी खोज किया था 1831 में रॉबर्ट बरौन ने। देखिए इनके मैक्सवेल के बारे में लिखा गया। तो 1864 मैक्सवेल ने पाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के तरंगों की तरह प्रकाश समान गति से ही अंतरिक्ष में यात्रा करती है। प्रकाश के समान गति से ही अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंगे यात्रा करती है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत उन्होंने कहा कि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरह परासील तरंगे हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। जो सांभर साल्ट के लेक भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांभर सेट लेक है। सबसे बड़ी खारी झील तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन है? तो सांभर झील है। एक और पूछा जाएगा यहाँ से कि भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील बुलर झील है। याद रखना, बुलर झील। तो भारत की सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी वाली झील कौन सी है? तो याद रखना, आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। भारत की सबसे बड़े खारे पानी वाली झील उसको क्या कहा जाता है? मुझे याद थोड़ा नहीं आ रहा। ये राजस्थान का अधिकांशतः नमक उत्पादन का स्रोत है। सांभर साल्ट, इस सांभर सेल्ट सांभर झील को भी कहा जाता है। रमजान को और क्या कहते हैं? तो रमजान को क्या कहा जाता है? तो जिससे रमजान 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 और रमजान के रामधान और रामधन भी कहा जाता है। रमजान को कहा जाता है रामाधन या रामाथन भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 9 महीना में यह मनाया जाता है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को उपवास सौम जिसे प्रार्थना सलाह के चिंतन और समुदाय के महीनों के रूप में मनाते हैं। 9 महीना में आता है ये, जो कई महीनों तक ये शायद 1 महीना तक ये चलता समुदाय को, मुस्लिम समुदाय के द्वारा रमजान मनाया जाता है। इसके अलावा रमजान को रामाधान या रामाथन कहते भी है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसे पीसीएस के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पीसीएस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से संबंधित है। राज्य का लोक सेवा आयोग जिसे पीसीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूरा इस जो अनुच्छेद 315 का संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस का गठन करता है। अनुच्छेद 315 पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करता है पीसीएस। नॉर्मन बोरलॉन्ग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और इसके बारे में बता दूं कि नॉर्मल अर्नस्ट बोरलॉन्ग को अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे जो पौधों को रोग विज्ञानी और 1970 के दशक में शांति पुरस्कार के नोबेल पुरस्कार के विजेता थे नॉर्मन बोरलॉन्ग।
नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबल थे डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे। याद रखना, डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबल ने। इन्हीं के नाम पर दोस्तों इनका नाम था डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल थे। जो इन्हीं के नाम पर दोस्तों स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन देश की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। इनकी कोई पुत्री नहीं, ना इनकी शादी ही नहीं हुई थी, इसीलिए इनके पास बहुत ही अमीर आदमी थे जो अपने को ट्रस्ट में जमा करके पैसा, और इन्हीं के विश्व का सबसे बड़ा ये नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने वाला, जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट में विस्फोट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? तो 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल थे थावर चंद गहलोत। कौन थे? तो थावर चंद गहलोत 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल थे। इसके अलावा थावर चंद गहलोत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो जुलाई 2021 में कर्नाटक के वर्तमान और 19वें राज्यपाल हैं। वर्तमान में भी यही है थावर चंद गहलोत, जो 19वें राज्यपाल के रूप में थे। वह भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं। थावर गहलोत जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चंग लोक नृत्य किस से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा नागालैंड का आदिवासी नृत्य है? तो कौन सा नागालैंड का एक आदिवासी रूप है? तो चोंगलू। चोंगलू एक नागालैंड का आदिवासी नृत्य रूप है, चोंगलू। यह नागालैंड का चोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की चोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वे दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा कहते हैं। चांग लाई इस नागालैंड का, इसके अलावा नागालैंड का हर्नियल फेस्टिवल भी त्योहार है। याद रखना है, वे दुश्मनों पर जीत की जश्न मनाने के लिए चोंगला त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में, चांगला नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन, संविधान का संशोधन 103 से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 103वां का संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित और शैक्षणिक संस्थाओं और निजी शैक्षणिक संस्थाओं का अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़कर प्रवेश के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों को रोजगार के लिए 10% की आरक्षण पेश करता है ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में आईपीएल की विजेता टीम कौन सी थी? तो 2023 में आईपीएल विजेता की टीम कौन सी थी? तो याद रखना, चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में आईपीएल 2020 की विजेता थी। याद रखने भी, 2023 में आईपीएल की विजेता टीम कौन सी थी? तो चेन्नई सुपर किंग 2023 के विजेता थे। इसके अलावा पूछा जाएगा कि आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? ये भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? तो आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखना, आईपीएल का शुरुआत 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। किसने किया था? तो ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी। किसने? तो ललित मोदी। याद रखना, किसने किए थे? तो ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी। किसने? तो ललित मोदी आईपीएल की शुरुआत की थी। इसके अलावा पूछा जाएगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में खेला गया था। ये कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, क्रिकेट आईसीसी का। तो ये भी याद रखना। वे फाइनल के मुकाबले महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान वाली चेन्नई सुपर किंग्स थे, जिसे सीकेएस बोला जाता है, धमाकेदार अंदाज में जीत की दर्ज की थी चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि वर्गीकी संवर्ग की सही क्रम लिखिए और पहचान कीजिए कि जाति वंश गण संघ है। तो वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम लिखिए और पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जाति होगा, उसके बाद वंश होगा, उसके बाद गण होगा, उसके बाद संघ होगा। जाति वंश के लिए सही क्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2023 का मेजबानी किस देश ने की थी महिला के लिए? तो फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? महिला वर्ल्ड कप फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश ने की थी। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 में भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? तो 2011 में भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था तमिलनाडु। 2011 में भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन था? तो तमिलनाडु था।
एक और क्वेश्चन कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को गुजरात का साबरमती नदी के किनारे स्थित। अहमदाबाद गुजरात का साबरमती नदी किनारे स्थित, याद रखने अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर 17.72% थी। और 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2011 के दशकों के दौरान भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.21 से बिलियन 1.2.1 बिलियन हो गई थी। 1.21 बिलियन हो गई थी, जिसमें 181 बिलियन से अधिक वृद्धि हुई है अभी वर्तमान में। बनाना किक निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा बनाना किक जो है हेड, पेनल्टी किक, ट्रिबल, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, डिफेंडर मूव, पास, कॉर्नर, बिग मिस, ये सब फुटबॉल से ही संबंधित है। बनाना किक भी फुटबॉल से, हेड भी फुटबॉल से, पेनल्टी भी फुटबॉल से, पेनल्टी किक भी फुटबॉल से, ड्रिबल, ऑफसाइड, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 39 से संबंधित है। अन्याय और निःशुल्क विधायिका की सहायता के लिए संबंधित है, अनुच्छेद 39 से। जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की मुफ्त विधिका सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए अन्याय और सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 39 से। फासलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो फासलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटी है। हाई क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटी HYV का पूर्ण रूप है, फसलों के संदर्भ में मनाया जाने वाला है। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक है तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हरित क्रांति के विश्व रूप में जाने जाते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज का स्थापना जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था। उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, महिला की शिक्षा के लिए अग्रणी मानी जाती थी। ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1871 में पुणे में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। कहाँ? तो कानपुर में प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। इसके अलावा ज्योतिबा फुले के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक थी। इसके अलावा महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 में रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किए थे। स्वर्ण पदक जीते थे 2016 में साक्षी मलिक ने। और 23 साल की साक्षी मलिक ने कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कुश्ती में जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक हो जाएगी। किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी है। ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी महिला बनी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कर्नल मैसोली थी। पहलवान की बात करें तो साक्षी मलिक हो जाएगी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो कर्नल मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन से संबंधित थी। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन कांस्य पदक जीता था। साथ ही कर्नल मल्लेश्वरी ने PV सिंधु ओलंपिक का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो PV सिंधु ओलंपिक के रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में जीत हासिल की थी, इस PV सिंधु ने। PV सिंधु का संबंध किससे? तो बैडमिंटन से संबंध है। और कर्नल महेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलन से संबंधित है, ये याद रखने अभी। रमजान रमजान के बाद क्या आता है? तो रमजान के बाद क्या आता है? तो ईद उल फितर आता है। रमजान के बाद ईद उल फितर आता है, याद रखना। ईद उल फितर के एक धार्मिक त्यौहार है जो मुसलमानों द्वारा रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। जो महीने के अंत में मनाया जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के सब वाला पहले दिन मनाया जाता है। मुसलमानों का यह त्यौहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वाला त्यौहार है। तो याद रखना कि भाईचारों को बढ़ावा देने वाला त्यौहार कौन सा है? तो रमजान त्यौहार के बाद ईद उल फितर है। यह प्रत्येक व्यक्ति इस त्यौहार के साथ मनाया जाता है। ईश्वर की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
ईद उल फित्र खुशी के संपूर्ण विश्व में पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है मुसलमानों समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान में नागरिकता किस देश से लिया गया? तो संविधान में नागरिकता किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन देश का संविधान में नागरिकता। और संविधान की भाग 2 में कहा गया है नागरिकता को उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 5 से 11 में तक शामिल है। अनुच्छेद 5 में संविधान में प्रारंभिक नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 में कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार शामिल है जिसमें पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो सब अनुच्छेद 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को मूल रूप से कुछ व्यक्तियों का नागरिक अधिकार का शामिल भी है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस नदी को बिहार का शोक नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का दुखक नदी है जिसे बंगाल का दुखक नदी दामोदर नदी है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और उड़ीसा की दुखद नदी है महानदी है। जो महानदी कहाँ पर है? तो महानदी सतलज नदी पर है, याद रखना। महानदी कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। असम की दुखद नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जो उड़ीसा का दुखद नदी कौन है? महानदी है। जो हीराकुंड बांध है महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ? महानदी पर है। असम का दुखद नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। असम की याद रखना। बंगाल का दुखद नदी पूछेगा तो दामोदर नदी हो जाएगा। उड़ीसा का दुखद नदी महानदी हो जाएगा। असम का दुखद नदी ब्रह्मपुत्र नदी होगा। और महानदी उड़ीसा हीराकुंड बांध महानदी पर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तो कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे घराने से एक विशेष शैली धूम्रपद शैली से जुड़ी है। तो घराने से एक विशेष शैली धूम्रपद शैली से जुड़ी है। तो विष्णुपुर कौन? तो विष्णुपुर घराने के विशेष शैली जो धूम्रपद शैली से जुड़ी है। विष्णुपुर घराने से एक विशेष शैली है जो धूम्रपद शैली से जुड़ी है। वर्तमान में उत्तर भारत में धूम्रपद और ख्याल शास्त्रीय नृत्य के गाने के दो रूप में मौजूद है। किस रूप में? तो दो रूप में मौजूद है धूम्रपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि जनवरी 2022 में नियुक्त भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो बी अनंत नागेश्वरन जनवरी 2022 को नियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए थे। जो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के सीए के रूप में जाना जाने वाला एक पद उस सरकार में सरकार में एक सचिव के बराबर होता है। भारत में आर्थिक सेवा पादेन संवेक नियंत्रण प्राधिकारी के सीए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर कुछ समय तक कब्जा किया था? तो पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर कुछ समय तक शासन किया था? तो धर्मपाल ने कब्जा कर लिया था। पाल वंश के कुछ शासक ने धर्मपाल साम्राज्य द्वारा शासक था। धर्मपाल साम्राज्य का दूसरा शासक था जो वे गोपाल के पुत्र थे। उन्होंने प्रतिहारों को खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और एक भव्य दरबार में आयोजित किया था। तो पाल वंश के कन्नौज पर कुछ समय तक कब्जा किया था। किसने? तो धर्मपाल ने। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी जो राज के पहले सम्राट भी थे। जो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी जो राज के पहले सम्राट थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पांडुचेरी की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पांडुचेरी की साक्षरता दर 89.22% थी, जिसमें पुरुष और महिला की साक्षरता थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता 93.95 थी और 84.72 थी महिला की। देश में साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04%। खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो खो खो को ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया था। खो खो को 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों और 1987 में कलकत्ता में दक्षिण एशिया महासंघ के खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। खो खो खेल को। मंगल का रंग लाल दिखाई देता है क्यों? तो मंगल का रंग लाल दिखाई देता है क्यों? तो मंगल को एक ग्रह कहते हैं। मंगल एक क्या है? तो ग्रह। एक और बता दूं कि विश्व को वह कौन सा देश है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला प्रयास में पहुंचा था? तो भारत एक ऐसा देश है जो विश्व का पहला देश था जो पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचा था। और ग्रह लाल क्यों दिखाई देता? तो मंगल की मिट्टी लौह खनिज में जंग लगने की वजह से यह लाल दिखाई पड़ती है। अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है? तो अब तक लगभग
15 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 से भारत की जनगणना 15 बार हो चुकी है। हमारी जन और 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना का शुभकरण कौन थे? तो शुभकरण थे प्रगणक शिक्षिका। याद रखना 2011 की जनगणना का कौन थे? प्रगणक। तो प्रगणक शिक्षिका थे। और 2011 की जनगणना के कमिश्नर कौन थे? फलाडू थे, फलाडू। मुझे याद रखना। और 1872 में ब्रिटिश के वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी, या जो 10 वर्ष में, जो उसके बाद हर 10 वर्ष में एक बार होती है। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष की बात की जाती है? तो 10 वर्ष में, 10 वर्ष के बाद एक बार की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्या? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत देश की नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अब जब भारत में जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। याद रखना। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत देश की नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत देश की पहली जातीय आधारित जनगणना 1931 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। और हमारे देश में जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो 10 वर्ष के बाद की जाती है। याद रखना। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके गुरु के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को किए थे स्वामी विवेकानंद ने। इनका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर के मठ स्थित है। पश्चिम बंगाल के बेलूर के मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे जो। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी था। गीत और ये स्वामी विवेकानंद ने गीतों को और लौटों का नारा दिए थे। गीतों पर लौटों का नारा दिए थे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा उठाया गया एक प्रसिद्ध नारा था। स्वामी विवेकानंद उठाया गया प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो गीतों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से स्वामी विवेकानंद के, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम था क्या था? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। नारा दिए थे वेदों पर लौटा। और बाल्यावस्था में नाम था इनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। और इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। और इन्हें 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। और सत्यार्थक पुस्तक की भी रचना किए थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुरु वेम्पति की चीना सत्यम की शास्त्री से संबंधित है। गुरु वेम्पति चीना सत्यम की शास्त्री से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है गुरु वेम्पति चीना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से। संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंदाचार्य। संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक है गोविंदाचार्य। अनारवल वाली के रूप में मान्यता प्राप्त है नृत्य रूप में शास्त्रीय नृत्य नर्तक है तो भरतनाट्यम। अनारमल वाली के रूप में मान्यता प्राप्त है नृत्य के रूप में शास्त्रीय नर्तकी है भरतनाट्यम। संग्रह चूड़ी संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंदाचार्य है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंग अनुपात कितना था? तो 946 था। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है जो लिंग अनुपात था 946। पाल वंश के शासक में कनौज पर अधिकार कर लिया था। तो धर्मपाल ने भारत में पहला हॉकी क्लब की शुरुआत कब हुई थी? तो क्लब 1855 से लेकर 1885 और 56 में कलकत्ता का स्थापित किया गया था। पहला भारत का पहला हॉकी क्लब। और भारत का पहला पुराना हॉकी टूर्नामेंट वेस्टर्न 95 में कोलकाता में शुरू हुआ था। पहला संघ 19 बंगाल में सिंध हुई थी। नेक्स्ट है कि कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट का रूप है? तो कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य का प्रचलित मार्शल आर्ट है? तो केरल का है। कलारीपयट्टू भारतीय राज्य के केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट है। कलारी प्रसिद्ध एक अर्थ का युद्ध के मैदान की कला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भारत के मार्शल आर्ट के संस्थापक हैं। तो भगवान विष्णु मार्शल आर्ट के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कलारीपयट्टू भारत के मार्शल आर्ट के सबसे पुराना रूप माना जाता है।
कलारी कलारी पट्टू उपयोग दक्षिण भारत के राजवंशों द्वारा युद्ध की एक संहिता के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1903 में भौतिकी में का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। कौन? तो मैडम क्यूरी बनी थी। इसके अलावा था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, जिन्होंने 1903 में अपनी जीत पाती पीरी क्यूरी और हेनरी बेकरेले के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पहली महिला कौन जीती थी? तो मैडम क्यूरी ने। उन्होंने अपने पति के पीरे के साथ रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। एक ऐसा तत्व है जिसके रेडियम का उपयोग कैंसर के इलाज के उपयोग होता है। रेडियम का उपयोग कहाँ तक कैंसर के उपचार में किया जाता है। और यूरेनियम इन्होंने अन्य रेडियोधर्मिक पदार्थ का अध्ययन भी किया था। यूरेनियम और अन्य रेडियोधर्मिक पदार्थ का भी अध्ययन किए थे। तो मैडम क्यूरी ने किस पदार्थ की खोज की थी? रेडियम की खोज की। तो जो कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। 1911 में इन्होंने रेडियम की शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1911 में मैडम क्यूरी को रेडियम के शुद्धिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और मैडम क्यूरी अकेली की महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं। सन 1911 में इन्होंने रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीता था। होला मोहल्ला किस धर्म के लोग उत्सव है? तो सिख धर्म के लिए उत्सव है होला महोत्सव। गुड फ्राइडे का धर्म संबंधित है तो ईसाई धर्म से संबंधित है गुड फ्राइडे। यूक्रेन से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए। यह उन सभी भारतीय नागरिक को वापस बुलाने के लिए निकासी मिशन था जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए यूक्रेन के छात्रों के सहित लगभग 2000 फंसे हुए थे। इसके अलावा तक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? सितार अनु से संबंधित है। अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्ययंत्र था? तो सितार अनु से है। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड जीतने के लिए प्रथम व्यक्ति बने थे। गुप्त काल के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने बनाए जाते थे। तो जय हिंद। आज का वीडियो में नहीं।